सबसे पहले मैं बात करूंगा अमित शर्मा जी की। अब क्या रीज़न रहे उनके कांग्रेस पार्टी छोड़ने के, वो बेहतर बता सकते हैं। और ये जनता ये जानती है, खूब जानती है कि क्या वजूहत रही होंगी उनकी कांग्रेस पार्टी छोड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी से मैं कहता हूं कि शायद उनको इतना किसी और को प्यार नहीं मिला जितना उनको प्यार मिला गया, उनको इज्जत मान दी गई कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी की जो आप बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ग्रुपिज्म जो चल रहा है, बिल्कुल मैं इस चीज़ से बिल्कुल डिनाई करूंगा इस चीज़ को। हमारा संगठन है, संगठन में जिस तरह से जो ढांचा चला आ रहा है हम उसको फॉलो करते हैं। मैं इस चीज़ के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ी सी मैं हामी भी जताऊंगा कि हमारे अंदर ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो सेटअप है थोड़ा सा कंपैरेटिवली वीक है। हम मैं इस चीज़ को मानता हूं। उसके पीछे जो मैंने कारण ढूंढा, उसके पीछे जो कारण था कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश को बनाने के लिए सोचा, उसने पार्टी को बनाने के लिए नहीं सोचा। जनता के अंदर एक जहर फैलाने का काम किया बीजेपी ने। आज नफरत की दीवारें खड़े कर दी हैं, हिंदू मुसलमान जात बिरादरी के नाम पे आज दरारें पैदा कर दी हैं। आज मोहल्ले से गुजरो तो ये वहां आइडेंटिफाई करते हैं कि ये क्या है और ये क्या है। लोग अंधभक्ति के जो एक सरूर में जो हैं डूबे हुए हैं। तो आज जरूरत है कि हमें अंधभक्ति से जो है हमारे यूथ को, स्पेशली हमारे यूथ को बाहर आना चाहिए और हमें रीजनेबल बात करनी चाहिए। और जब हम भक्ति की बात करते हैं तो धर्म में भक्ति जो है वो अच्छी लगती है, मगर सियासत में भक्ति जो है वो कहीं ना कहीं ये मैं कहूँगा डिस्ट्रॉय करेगी हमारे नेशन को। क्योंकि रियासी जो है मैं बताना चाहूँगा जुगल किशोर शर्मा जी के टाइम पे हमारा रियासी जो है टूरिज्म को लेके बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। आप देख लीजिए, चाहे वो शिवखोड़ी को लेके बात हो, रियासी में जनाना पार्क की जो हालत थी वो सब जानते हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट हुई, कटरा में कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। आप जब एंटर करते हैं तो तभी से रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक चार चांद जो है जुगल किशोर शर्मा जी ने लगा दिए थे। आप शिवखोड़ी की बात कर लीजिए, वहाँ पे बोर्ड बनाया गया, वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट की गई। यहाँ पे हमारा सियाड़ बाबा जो है इसको कोई नहीं जानता था उससे पहले, वहाँ पे एक टूरिज्म इसको डेवलप किया गया, टूरिज्म सेक्टर उसको बनाया गया। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं NH1। आज हम हैं रियासी में और इस समय बैठे हैं डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट कांग्रेस के एडवोकेट अजय सलालिया। आज इनसे बात करेंगे कि कांग्रेस की क्या हालत है इस समय जम्मू कश्मीर में और ख़ासकर जम्मू रीजन में, क्योंकि एक फैक्शन बना हुआ है, एक फ्रिक्शन बनी हुई है कांग्रेस में भी। एक ग्रुप जो है वो GA मीर का, जो कि प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, और एक आज़ाद साहब का, ये हम सब जानते हैं। कांग्रेस आने वाले दिनों में बीजेपी से कैसे टक्कर लेगी इलेक्शंस में, क्योंकि परिसीमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद अब जो प्रपोजल आए हैं उसके बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि इलेक्शन भी जल्दी होंगे। अजय जी, स्वागत है आपका NH1 में। थैंक यू हिमांशु जी, आज आप हमारे पास आए और इन लोगों के मुद्दे, मैं तो कहूँ कांग्रेस पार्टी का मुद्दा नहीं है, लोगों का मुद्दे पे बात करने के लिए, जिन इश्यूज पे आप आज हमसे बात करने के लिए आए हैं, ये बेसिकली मैं कहूँगा कि नटशेल लोगों की बातें हैं, लोगों की ग्रीवेंसेस है। लोग जो चाहते हैं आप हर जगह देख रहे हैं कि अब हम बारी बारी बात करेंगे। जैसे कि आपने सबसे पहले बात की कि हम जो कांग्रेस पार्टी कि जो आप बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ग्रुपिज्म जो चल रहा है, बिल्कुल मैं इस चीज़ से बिल्कुल डिनाई करूंगा इस चीज़ को। हमारा संगठन है, संगठन में जिस तरह से जो ढांचा चला आ रहा है हम उसको फॉलो करते हैं। जिस तरीके से जो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, जो ओहदेदार दिए गए हैं, हमारे एक्स मिनिस्टर्स हैं, हमारे जो भी ओहदेदार हैं, हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, हम हर एक की पार्टी की जितने भी हमारे ओहदेदार हैं हम सभी की कदर करते हैं। इस तरीके का ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी के कुछ काम करने का तरीका अलग हो सकता है, किसी की पार्टी के अंदर कोई डिमांड्स हो सकती हैं कि इस तरीके से काम होना चाहिए, वो अपनी डिमांड्स रखने का एक तरीका है, उसे हम रिफ्ट नहीं कहेंगे। एक परिवार के अंदर भी एक बच्चा जब कोई डिमांड करता है, दूसरा बच्चा उससे मुखालफत करता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम परिवार के अंदर कोई दरार पड़ चुकी है या कोई बहुत बड़ा झगड़ा है। वो एक तरीका है अपनी रिजेंटमेंट शो करने का, अपनी बात रखने का। किसी की बात मानी जाती है, किसी की नहीं मानी जाती है। तो मगर एक हम परिवार है, हम सभी एक परिवार का हिस्सा है और हम सभी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप देख रहे हो अब आप इसको ग्रुपिज्म के चेहरे से लीजिए या ग्रुपिज्म के तरीके से लीजिए, चाहे आप अदरवाइज लीजिए, हमारे
अलग अलग तरीके से सभी जो लोग हैं, चाहे वो आज़ाद साहब हैं, चाहे वो मीर साहब हैं, चाहे जितने भी हमारे पार्टी के अलग अलग, जैसे आप बता रहे हैं, हर एक दिन रात पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं और पार्टी की बेहतरी के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ही काउंसलर जीते हुए अमित शर्मा जब वो बीजेपी में गए, मैं रियासी की बात कर रहा हूँ, जब वो बीजेपी में गए तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। समझ ही नहीं आता कि सेंटर से कांग्रेस को कौन चला रहा है, स्टेट में कौन चला रहा है। और हाल ही के दिनों में आपने भी देखा कि जो लीडर्स गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने अपने रेजिग्नेशन भी भेजे सेंट्रल टीम को, जिसमें से कुछ के सेंट्रल टीम ने, जो सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने कुछ के एक्सेप्ट भी कर लिए। तो इसको क्या समझेंगे? एक काउंसलर कांग्रेस का जीता हुआ रिज़ाइन करता है और कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में खराबी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि परिवार में भी लड़ाई होती है। लेकिन यहाँ परिवार नहीं है, यहाँ देश को, स्टेट को शायद अब ज़रूरत है एक अच्छे ऑपोजिशन की, लेकिन कांग्रेस वो ऐसा ऑपोजिशन दे नहीं पा रहा है। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं बात करूंगा अमित शर्मा जी की। अब क्या रीज़न रहे उनके कांग्रेस पार्टी छोड़ने के, वो बेहतर बता सकते हैं। और ये जनता ये जानती है, खूब जानती है कि क्या वजूहत रही होंगी उनकी कांग्रेस पार्टी छोड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी से मैं कहता हूं कि शायद उनको इतना किसी और को प्यार नहीं मिला जितना उनको प्यार मिला गया। उनको इज्जत मान दी गई कांग्रेस पार्टी से, और उनको जो टाइम टू टाइम जो उनकी डिमांड थी कांग्रेस पार्टी को लेके, चाहे वो मैंडेट डिस्ट्रीब्यूशन को लेके रही हो, चाहे एमपी की इलेक्शन थी, हम खुद देखते थे, चाहे वो एमपी की इलेक्शन होती थी, चाहे वो एमएलए की इलेक्शन होती थी, चाहे वो पंचायत लेवल पे इलेक्शन, चाहे म्यूनसिपैलिटी की इलेक्शन होती थी, पार्टी की तरफ से वो फुल फ्लैज हमारे एक रैसी के लीडर थे। हमें प्राउड था कि एक यंग लीडर हमारे यहाँ पे वो काम कर रहा है। अब क्या रीजन रहे उनका, अब ये चीज कहना कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो कांग्रेस पार्टी का खराब है, ये वो इस चीज को नहीं कह सकते जब वो हर एक चीज को एंजॉय कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई कारण रहे होंगे तो वो बेहतर बता सकते हैं, जब लोग जानते होंगे, उनके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, कि क्या वजह रहे उनकी कांग्रेस पार्टी को छोड़ने की। मगर पार्टी से क्विट करने का उनका क्या रीजन है उसके बारे में मैं नहीं जानता। इसके बाद मैं इस चीज के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ी सी मैं हामी भी जताऊंगा कि हमारे अंदर ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो सेटअप है थोड़ा सा कंपैरेटिवली वीक है। मैं इस चीज़ को मानता हूं। उसके पीछे जो मैंने कारण ढूंढा, उसके पीछे जो कारण था कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश को बनाने के लिए सोचा, उसने पार्टी को बनाने के लिए नहीं सोचा। और दूसरी तरफ आप बात करें बीजेपी की या किसी दूसरे संगठन की, तो वो हमेशा पार्टी को मजबूत करने की बात करते रहे, उन्होंने कभी देश को मजबूत करने की बात नहीं कही। हमने जो है, जब देश आज़ाद हुआ तब से लेके आज दिन तक, हमने जब तक सत्ता में रहे, हमने कभी पार्टी को मजबूत करने की बात नहीं की, हमने कभी इन चीज़ों पे बात नहीं की। हमने जब भी बात की, हमने ये इस चीज़ पे बात की गई कि किस तरीके से हमारा हिंदुस्तान जब मजबूत हो, हमारा भारत मजबूत हो, हम किस तरीके से अपने वर्ल्ड में एक अच्छी अपनी पहचान बनाए, क्योंकि हमारे लिए चैलेंजेस बहुत थे। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी, कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़े चैलेंजेस थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब देश को संभाला, कांग्रेस पार्टी ने जब देश को संभाला, देश में कुछ भी नहीं था। आज जिन चीज़ों के ऊपर बीजेपी हुकूमत करी, इनफैक्ट मैं कहूँगा जो रिसोर्सेज हमने तैयार किए थे लोगों के लिए, वो रिसोर्सेज आज भाजपा बेच रही है। शर्म आनी चाहिए अगर वो इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या की है। इसलिए आप ये भी देखिए कि जैसे ही ये भाजपा सत्ता में आए, इन्होंने पूरे देश के अंदर, हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर करोड़ों के हिसाब से, जो है, मैं दिल्ली में तो कहते हैं, मैंने तो पता देखा नहीं है, कहते हैं अरबों के हिसाब से इन्होंने अपने बीजेपी की ऑफिस बनाए। और आप कंपैरिजन कीजिए कांग्रेस के साथ, कांग्रेस पार्टी का पूरे देश में एक भी अपना दफ्तर नहीं है। तो ये सोचने की बात है। और मैं ये कहूंगा कि जनता के अंदर एक जहर फैलाने का काम किया बीजेपी ने। आज नफरत की दीवारें खड़े कर दी हैं, हिंदू मुसलमान जात बिरादरी के नाम पे आज दरारें पैदा कर दी हैं। आज मोहल्ले से गुजरो तो ये वहां आइडेंटिफाई करते हैं कि ये क्या है और ये क्या है। ये सारा बीजेपी ने षड्यंत्र रचा और लोगों को डिवाइड करने का काम किया। और जब कांग्रेस पार्टी ने देश को संभाला, कांग्रेस पार्टी के पास चैलेंजेस थे। उसने हर एक भाषा के व्यक्ति को लेकर चलना था, उसने एक धर्म के व्यक्ति को लेकर चलना था, उसने काले गोरे हर एक व्यक्ति को साथ लेकर चलना था। उसके लिए चैलेंजेस थे
उसके पास ट्राइबल एरिया थे, उसके पास पहाड़ी एरिया थे, उसके पास प्लेन एरिया थे, उसने मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लोगों को देखना, उसने पढ़े लिखे लोगों को देखना था, उसने अनपढ़ लोगों को देखना था, उसने अमीर को देखना था, उसने गरीब को देखना था, उसने सबको कांग्रेस पार्टी ने साथ लेके आज चले, तभी हम आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। लेकिन अब क्या रीजन रहे? सबसे पहला तो ये पूछूंगा कि अगर कोई पार्टी ही सशक्त नहीं है तो वो देश को कैसे सशक्त करेगी? इसका जवाब जरा आप दें। मैं कहूंगा कि इसके लिए आपके पास एक लाइव एग्जांपल्स हैं कि हमने किस तरीके से, हम देखो, देश चलता है पॉलिसीज प्रोग्राम से, पार्टी मजबूत होने से। आपकी अगर सोच अच्छी है तो आप चीजों को चला सकते हो, आप चीजों को रन कर सकते हो। आप अगर आपका स्ट्रक्चर ही सशक्त नहीं है, अगर आपकी लड़ाई ही खुद में है, तो आप देश को कैसे चलाओगे? अब मैं आपको एग्जांपल मैं भी देता हूं। अब इस समय जो पंजाब में हो रहा है, नवजोत सिंह सिद्धू जो अब 7 दिनों में 2 बार वैष्णो देवी आ चुके, पीछे से उनकी बीवी ने नाराजगी जताई राहुल गांधी जी से, जिन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी को चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट बना दिया पंजाब का। अब वो भी एक लड़ाई पंजाब में भी छिड़ चुकी है, एक लड़ाई जम्मू कश्मीर में भी चल रही है। अगर आप लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सेटअप या सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर आपस में ही लड़ते रहोगे तो पार्टी जो कांग्रेस हुआ करती थी वो कैसे दोबारा सशक्त बनेगी? और कैसे जो लोग आपको देखते हैं वो सपना देखेंगे कि आप लोग देश को और सशक्त करोगे? मैं आपकी भी जो पहले जो हम बात कर रहे थे उसके बारे में बात करेंगे कि देश ये ऐसा नहीं है कि देश जमावड़ा इकट्ठे करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम इकट्ठे करेंगे तो वो चलाएंगे। पार्लियामेंट के अंदर हमें सोच बनानी होगी कि ऐसे लोगों को भेजें जो सक्षम हो, जो आपकी बात रखने का दम रखते हो, आपके इस तरीके के रिप्रेजेंटेटिव हो, जो आपके ग्रॉस रूट लेवल को समझें और आपके लिए इस तरीके से कानून बनाए, आपके लिए पॉलिसीज प्रोग्राम बनाए जो कि देश के लिए, देश की जनता के लिए, गरीब के लिए, अमीर के लिए, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको वो पूरा करें। ऐसे रिप्रेजेंटेटिव आप असेंबली जब पार्लियामेंट में भेजिए। आपने देखा कि जब से ये मोदी सरकार यहां पे आई है, मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं, जम्मू कश्मीर के अंदर मुझे ऐसा एक एमएलए बता दिया जिसने कोई ऐसा कोई कानून पास करवाया हो असेंबली के अंदर जब ये सत्ता में रहे। पहले तो मैं ये कहूंगा इन्होंने लोगों के साथ धोखाधड़ी की, जो पीडीपी के साथ सरकार बनाई, ये कितने ही इनका दोगलापन देखिए। ये उनके खिलाफ बात करते थे, उनके साथ ये सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए बैठे, चलो बैठ गए, मगर इन्होंने कोई, मुझे जनाब आप बता दीजिए, कोई एक सिंगल कानून असेंबली के अंदर पास करवाया हो? इन्होंने कोई एक रिप्रेजेंटेशन अगर किसी ने दी हो असेंबली के अंदर कि ये लोगों के हित के लिए ये बात है? ट्रिपल तलाक एक ऐतिहासिक फैसला था, ये इन्होंने पास करवाया। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट्स, मैं कहूंगा कि ये लोगों को गुमराह किया गया है। ये ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं? मैं ट्रिपल तलाक की बात कर रहा हूं जनाब। ये पार्लियामेंट के अंदर कोई कानून पास नहीं किया, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी घोषित नहीं किया है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा, ट्रिपल तलाक जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ट्रिपल तलाक मींस जो पहले किया जाता था कुछ जगहों पे, तलाक तलाक तलाक, वो एक इंटरप्रिटेशन की कानून की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि ये बोल देना एट द सेम मोमेंट तलाक तलाक तलाक, वो एक गैर कानूनी किया गया। अलबत्ता तलाक 1 मंथ में एक बारी, दूसरे मंथ में तलाक तीसरे बारी, और 3 बार, ये 3 मंथ में जो टाइम पीरियड दिया गया, ये पहले भी कानून के अंदर स्पेसिफिकली क्लियर था, जिसको कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया, जिसका कि बीजेपी जो है अननेसेसरी जो है अपने पीठ थपथपाती है, जो कि बीजेपी के किसी भी इसमें किसी का रोल नहीं है। इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि इन्होंने जितने भी ये कानून पास कराए, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आड़ में, जो सेंट्रल की मैं बात करूंगा, अदरवाइज पार्लियामेंट के अंदर मोदी जी जितने भी इनके लीडर हैं, ये रैलियों में ज्यादा दिखते हैं। आप 2014 से लेके आज इनका डाटा निकाल दीजिए, ये पार्लियामेंट के अंदर कम दिखते हैं और रैलियों में ज्यादा दिखते हैं। इन्होंने कौन सी ऐसी वेलफेयर लेजिस्लेशन बना दी लोगों के लिए? पार्लियामेंट के अंदर ये बात नहीं कर सकते, पार्लियामेंट के अंदर ये जवाब नहीं दे सकते, और बाहर ये झूठे वादे करते हैं। इन्होंने देश के अंदर इस तरीके का माहौल बना दिया कि लोगों के अंदर प्यार मोहब्बत जो कांग्रेस के टाइम पे हुआ करता था, उस प्यार मोहब्बत को इन्होंने टोटली खत्म कर दिया। मैं आपको बड़े प्राउडली ये कहूंगा कि रियासी के अंदर गुलाम नबी आजाद साहब को सिर्फ कुछ दिनों का, मैं कहूंगा कुछ 1-1.5 साल का काम करने का मौका मिला, मगर उनकी कमिटमेंट जो थी उन्होंने वो 1.5 साल में पूरी की। आप कंपैरिजन करें कि श्री जुगल किशोर शर्मा जी के, जब वो यहाँ पे एमएलए मिनिस्टर जो थे यहाँ के,
उनके टाइम पे जो काम हुए हैं, आप किसी भी हम जाते हैं फील्ड में जाते हैं, ऐसे तो शायद हमारे पास कोई लिस्ट नहीं बनाई है, हमने कोई डाटा नहीं बनाया है, सुनते हैं, मगर जब हम फील्ड में जाते हैं रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी के जिस मर्जी एरिया में चला जाए तो वहां पे कांग्रेस की कोई निशानी नहीं है। वहां पे जुगल किशोर शर्मा जी की कोई ना कोई निशानी देखने को मिलती है कि वहां पे उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। आज आप जाइए बीजेपी, पूछो लोगों से कि बीजेपी ने क्या किया है। जनाब आपको मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने कहा कि पार्लियामेंट में या विधानसभा में ये लोग कम दिखते हैं, रैलीज में ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन अगर हम रियासी डिस्ट्रिक्ट की ही बात करें तो कई सालों से तो कांग्रेस भी नहीं दिख रही थी। ये तो अब एक दिन जब परिसमन आयोग की एक रिपोर्ट आती है उसके बाद कांग्रेस यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली के इशू को लेकर यहाँ पे बड़ा एक प्रोटेस्ट करती है, लेकिन उससे पहले लोगों की एक मांग हो गई थी। जब भी इंटरव्यूज़ करो तो लोग कमेंट्स में भी देखते थे कि कांग्रेस है कहाँ रियासी डिस्ट्रिक्ट की। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी सहमति नहीं रखूंगा हिमांशु जी। मैं बीइंग ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, यूथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हम हर एक इश्यूज़ पे टाइम टू टाइम प्रोटेस्ट करते हैं, चाहे वो अर्नब गोस्वामी की जो स्टेटमेंट थी, चाहे वो कि अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज पे हो, हम हर एक चीज़ को हर एक जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। और बीइंग ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, मैं और मेरे साथ सारी टीम, हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर टाइम टू टाइम जो है प्रोटेस्ट करते हैं, धरना करते हैं और सरकार की गलत नीतियों को एक्सपोज करते हैं और जनता को बताते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। इसके अलावा जो हमारे लोकल लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको भी लेके हमने टाइम टू टाइम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, लोगों के लिए धरना प्रदर्शन की है, चाहे वो रेलवे के मुलाजिम्स को लेके हो, यहाँ पे रेलवे में एम्प्लॉयमेंट को लेके हो, चाहे वो श्राइन बोर्ड में यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए हो, या लोकल बच्चों के यहाँ पे हम डिमांड करते आए हैं कि रिजर्वेशन होनी चाहिए लोकल बच्चों के लिए। तो मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी सहमति नहीं रखता कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी नहीं दिख रही है। यहाँ कांग्रेस पार्टी जो है पूरे दम के साथ लोगों की डिमांड्स को ऊपर पहुंचा रही है। हाँ, मैं एक चीज इसमें मैं ऐड करूंगा कि हमें ऐसा लगता है कि लोग अंधभक्ति के जो एक सरूर में जो हैं डूबे हुए हैं, तो आज जरूरत है कि हमें अंधभक्ति से जो है हमारे यूथ को, स्पेशली हमारे यूथ को बाहर आना चाहिए और हमें रीजनेबल बात करनी चाहिए। और जब हम भक्ति की बात करते हैं तो धर्म में भक्ति जो है वो अच्छी लगती है, मगर सियासत में भक्ति जो है वो कहीं ना कहीं ये मैं कहूँगा डिस्ट्रॉय करेगी हमारे नेशन को, अगर हम पॉलिटिक्स में भक्ति लाएंगे। अगर सियासत में भक्ति की बात करें तो कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में, अगर मैं सिर्फ रियासी डिस्ट्रिक्ट की ही बात करूं, तो कितने मैं कहूं कि कार्यकर्ता अपने साथ जोड़े हैं, ये आप मुझे ज़रा बताइए। कांग्रेस पार्टी के साथ जो लोग हैं ये काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। आज भी मैं आपको दिखाऊंगा, हम पिछले हफ्ते गए थे यहाँ पे सलाल में, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोगों की जो ज्वाइनिंग हुई है। हाँ, मगर हम एक चीज़ को मानते हैं कि जो दिखावा बीजेपी करती है उसके काउंटर में हम इतना दिखावा नहीं करते। वो कहीं ना कहीं मैं समझूंगा कि हमारी एक जो आइडियोलॉजी है तो वहाँ हम फेल हो रहे हैं कि जो दिखावा करना चाहिए आज सोशल मीडिया में, जो लोगों तक वो 10 बंदे इकट्ठे हो गए तो बैठे किसी और चर्चा के लिए हैं तो आपने सोशल मीडिया में डाल दिया जी आज यहाँ पे जी ये कर रहे हैं, तो वो मैं कहूँगा कहीं ना कहीं एकदम जो है एक झूठा जो चीज़ें हैं वो फैला रही है भाजपा। कांग्रेस पार्टी के साथ, कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ, जो देश के हित की जो आइडियोलॉजी है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर एक बिरादरी के जो लोग हैं वो उसके साथ जुड़े हुए हैं, वो आज भी जुड़े हुए हैं। सॉरी साहब, लेकिन जब आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं अंधभक्ति और ये सब, लेकिन ये भी किसी से छुपा नहीं है कि पिछले 2-3 सालों में आप ही के कांग्रेस के बड़े दिग्गज लीडर्स बीजेपी में शामिल हुए हैं। अब इसका क्या रीज़न रहा है? फिर से वही बात कि उनके कुछ रहे होंगी मजबूरियां कि उनको छोड़ के जाना पड़ा, मगर आप ये भी देखिए कि काफ़ी ज़्यादा सीनियर कांग्रेस लीडर्स जो हैं जिनको कई ज़्यादा चैलेंजेस को देखना पड़ा, मुसीबतों को फेस करना पड़ा, मगर उन्होंने अपने असूलों में अड़े रहे, अपने डटे रहे और जिस आइडियोलॉजी के साथ वो जुड़े हुए हैं वो वहाँ पे जुड़े रहे। मैं आपको ये बताऊंगा कि आप हिस्ट्री खोल के देख लीजिए, कुछ लोग सत्ता के भूखे होते हैं जो कि अपने मुनाफे के लिए लोगों का सौदा करते हैं, अपने मुनाफे के लिए वो पार्टियां चेंज कर देते हैं सिर्फ अपने मुनाफे के लिए। और वो लोग जो कि एक पब्लिक के नुमाइंदे हैं, जिन्होंने अपनी भावनाओं से उनको वोट दिया होता है, उनको जिता के इतनी ऊपर भेजा होता है कि वो लोगों की बात कर सके, मगर वो अपनी
स्किन बचाने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए या कुछ मुनाफा कमाने के लिए पार्टी बदलते हैं और ये एक्सक्यूज देते हैं कि यहां पे ये रीजन था और वहां पे वो रीजन था। अभी रिसेंटली आप देख लीजिए कि अपनी पार्टी में कुछ लोग यहां से चले गए, कुछ लीडर जो है अपनी पार्टी में गए। मुझे नहीं समझ आता कि वो किस लिए मतलब अपनी पार्टी में गए, वो क्या रीजन था। हमें जो आम जनता को समझ में यही आता है कि वो यही चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को वीक करना है, कांग्रेस पार्टी का जो वोट है उसको डिवाइड करना है, और कहीं ना कहीं अगर बीजेपी लूज भी हो रही है कहीं पे, तो वहां कहीं ना अगर लोएस्ट परसेंटेज ऑफ वोट भी अगर वो लेती है तो वो जो है वो सत्ता हासिल कर ले। आप फिर वही बात आ जाती है, यही हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इतना वीक है कि अच्छे नेता, बड़े नेता जिनका वोट शेयर भी बहुत ज़्यादा है अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वो भी कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं? क्या इसी वजह से कि स्ट्रक्चर जो है कांग्रेस का इस समय वीक है? देखो, स्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं है। जो जिसको पोजीशनें चाहिए, जो डिजर्व करता है, जो जिसको मतलब एज पर उसके ओहदे के मुताबिक जो मिलना चाहिए था वो उसको दिया। इससे ज़्यादा पार्टी क्या दे? अगर पार्टी ने मैंडेट दिया तो गलती की, उसको जिता दिया। अगर पार्टी ने अगर किसी को काउंसलर की वहां पे मैंडेट दिया तो गलती की, वो जीत के गया, जीता वो कांग्रेस पार्टी से और वो गया बाद में दूसरी पार्टी से। आप ऊपर ले लीजिए, चाहे जहां मर्जी ले लीजिए, एमएलए जिता के भेजे कांग्रेस पार्टी के मैंडेट से तो वो चले गए दूसरी पार्टी में। अरे भाई, और क्या चाहिए उनको? ऑर्गेनाइजेशन तो उसने अपने खुद वहां पे स्ट्रक्चर तैयार करना है, वो जो डिमांड कर रहा है उसको पार्टी दे रही है जी। तो कहीं ना कहीं ये अपने नटशेल ये बात आती है। आप कंक्लूजन अगर बात का निकालें तो एक जनरल पब्लिक जो है ये ऑब्जर्व कर रही है आज की डेट में कि लीडर लोग उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक स्पॉन्सर्ड लोग हैं बीजेपी द्वारा, क्योंकि डायरेक्टली वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। कुछ लोग वो स्पॉन्सर्ड लोग हैं जो दूसरी पार्टी में जाके कांग्रेस पार्टी को वीक करेंगे। आपने देखा होगा अक्सर कि मैं पहले बात बताऊंगा आपको कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है जो आपको ग्राउंड में दिखेगी। चाहे वो आप जम्मू में देखिए, चाहे वो दिल्ली में देखिए, चाहे वो रियासी में देखिए, आप कहीं भी देखिए, कोई भी दूसरी पार्टी जो है ओपोजिशन के लिए ग्राउंड पे नहीं उतरी। आप चाहे सोशल मीडिया के ट्रैक पे देख लीजिए, चाहे आप जहां से मर्जी रिपोर्ट्स निकाल लीजिए, कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो ग्राउंड पे उतर के इस बीजेपी की गलत नीतियों को एक्सपोज कर रही है। तो ये कहना कि कांग्रेस ओपोजिशन नहीं कर रही है, ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है, एक प्रोपोगंडा है कि सोशल मीडिया में एक चीज शुरू हो जाती है कि ओपोजिशन वीक है तो सारे लोग उसको ओपोजिशन वीक करने की बात करते हैं। हम बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव, जो हमें जो एक ओहदा दिया गया, हम उसको अच्छे से निभा रहे हैं, हम चीजों को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। समझना लोगों को है, समझना जनता को है कि क्या ये मुद्दे जेन्युइन है, क्या जो हम अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, लोगों की रोजगारी की बात कर रहे हैं, तो ये गलत कर रहे हैं। उसमें भी अब ये कहोगे कि नहीं बीजेपी ठीक कर रही है जी अनएम्प्लॉयमेंट देके। अभी आप दिखे थे ट्रैक्टर ट्रॉली इशू में, आप भी थे, जुगल किशोर जी भी थे, और भी पार्टीज के वहाँ लीडर थे, तारिक भट्ट जी भी थे। तो उसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली का इशू शाम तक जो था वो हल हो गया था। लेकिन कल जो देखने को मिला, डीडीसी चेयरमैन रियासी सराफ सिंह नाग वहाँ पे मीडिया के सामने क्रेडिट लेते हुए देखे कि उनकी वजह से ये मसला हल हुआ है। इस पर आप क्या कहेंगे कि आपकी वजह से हुआ है, आप लोगों की वजह से हुआ है, कि सराफ सिंह नाग जो बयान दे रहे हैं कि उनकी वजह से ये हल हुआ है? मैं कहूँगा ना ये हमारी वजह से हुआ है, ना किसी और की वजह से हुआ है, ये जनता की वजह से हुआ है। जनता जब जब सड़कों पे उतरेगी अपने अधिकार मांगने के लिए, अपने हक मांगने के लिए उतरेगी, चाहे वो जो अपने आप को इसका बांध रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं, चाहे वो हो, चाहे कोई दूसरा बंदा हो, उसको झुकना पड़ेगा। क्योंकि जनता की अदालत में हर एक को झुकना पड़ेगा। जनता ने डिमांड की, आज से पहले वो कहां थे? आज से पहले नहीं दिखे, उससे उस दिन भी कहां थे? उस दिन भी नहीं दिखे वो। अब जब वहां के मैं कहूंगा हमने लोगों की आवाज को बुलंद किया, मगर जब मैं तभी उनको बोल रहा था कि अपना नारा इतनी जोर से लगाओ कि एडमिनिस्ट्रेशन खुद बाहर आके आपसे बोले कि हमने आपके मसले को हल करना है। व्हाट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, ये इस चीज को देखना लाजमी है कि लोगों के हित में क्या है।
ये बोलते हैं कि ट्रैक्टर जो है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, ये खुद बोलते हैं कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं होता। मैं भी इस चीज को एडमिट करता हूं, जो कानूनी चीज है हम उसको डिनाई नहीं करेंगे, क्योंकि कानून जो है मेरे लिए भी बराबर है, आपके लिए भी बराबर है, चाहे तीसरा चाहे जो मर्जी, क्योंकि कानून किसी के लिए छोटा बड़ा नहीं होता, सबके लिए बराबर है। मगर सवाल ये है, जब इतने लोगों की रोजी रोटी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पे टिकी हुई है, तो आप इतने कानून पास करते हैं रातों रात। आपने 370 जैसी एक धारा हटा दी, तो आप एक लाइन ऐड कर दीजिए उसमें कि ये ट्रैक्टर ट्रॉली फॉर द पर्पस ऑफ कमर्शियल, जिसमें आप लिख लीजिए कि क्योंकि हमारे शहरी इलाके ऐसे, हमारे गांव के इलाके ऐसे हैं, गलियां ऐसी कंजस्टेड है जहां पे बड़े डंपर टिप्पर पहुंचना मुश्किल है, ये हमें सर्विसेज दे रहे हैं, तो क्यों ना आप इसको कानून की शेप दे दीजिए। आप एक रिप्रेजेंटेटिव हैं जनाब, आप ये ऊपर बात पहुंचाइए कि ट्रैक्टर ट्राली को ऑथराइज किया जाए कि लोगों के घर में वो रेता बजरी पहुंचाएं। इसलिए सराफ सिंह साहब का ये कहना कि ये गुमराह कर रहे हैं, और तो मैं सुन रहा था, बड़ा एक बोलना नहीं चाहिए मुझे ये मीडिया में, मगर ये इतने बड़ा कद होने के बावजूद भी वो जिस तरीके की उनकी स्टेटमेंट थी, तो मैं कहूँगा कि मुझे लगा कि इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इस तरीके की स्टेटमेंट देंगे मीडिया के आगे, कि वो ऐसे थ्रेटनिंग लाइक स्टेटमेंट, कि जो लोग ऐसे कह रहे हैं तो उनको मैं कुछ स्टेटमेंट थी उनकी वो बाज आ जाए कि वो इस तरीके की स्टेटमेंट ना दे। तो इसका मतलब ये है कि कोई ओपोजिशन में बात भी नहीं कर सकता कोई, इसका मतलब लोग जनता क्या स्टेटमेंट थी, जरा पूरी बताइए। एग्जैक्टली मुझे स्टेटमेंट याद नहीं है, बट उन्होंने ये कहा कि जो लोग इस तरीके की स्टेटमेंट आ जाए तो उनको साथ ठीक नहीं होगा। कैसी स्टेटमेंट थी, मतलब क्या बोला था? उनका मैं कहने का मतलब था कि जो लोग ये बात कर रहे हैं कि अपना जनता की बात कर रहे हैं, तो वो सुधर जाएं कि इस तरीके की बात ना करें, वो उनके साथ ठीक नहीं होगा। तो इस तरीके की मैंने स्टेटमेंट जब सुनी तो मुझे भी बड़ा सरप्राइज। सराफ सिंह नाग जी ने कहा, सराफ सिंह नाग जी ने कहा, उनकी मीडिया बाइट थी किसी चैनल में मैंने देखा, तो मैं खुद सरप्राइज हुआ कि मतलब इतने अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, रिटायर्ड केएस अपना उन्होंने इस्तीफा दिया अपने केएस ऑफिसर से, केएस ऑफिसर है, और इतने बड़े नुमाइंदे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन है, और इस तरीके की स्टेटमेंट जो है कहीं सरप्राइज करती है कि इतना बड़ा कद होने के बाद भी इस तरीके के उन्होंने बयान दिया। ये अगर उनको अप्रिशिएट करना चाहिए था, उनको बोलना चाहिए था कि मैं उनकी तारीफ करता हूं उन लोगों की जो भी आए, उनको बोलना चाहिए कि मैं उन लीडरों का, उन जितने भी हमारे जो कार्यकर्ता थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, चाहे वो लेबर के रिप्रेजेंटेटिव थे, चाहे वो किसान के रिप्रेजेंटेटिव थे, चाहे वो जुगल किशोर शर्मा जी थे, लीडर जो थे हमारे, जो जितने भी लोग वहां पे इकट्ठे हो जिन्होंने लोगों की आवाज आगे की, उनको थैंक्स करना चाहिए था कि ठीक है भाई, मैं अप्रिशिएट करता हूं आपके एफर्ट्स को कि आप हमारे पास आए, आपने लोगों की, जनता की जो आवाज थी, जो उनके ग्रीवेंस थे, उन तक लाए, हम इसको सॉर्ट आउट किया, आप और हमने मिलकर जनता के जेन्युइन इश्यूज को सॉल्व किया। तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि हम जितने भी लोग हैं, हमें जब जनता के हित की बात होती है तब पार्टी पॉलिटिक्स से हमें ऊपर उठ के बात करनी चाहिए। हम वापस आते हैं कांग्रेस की ही तरफ। डीडीसी के इलेक्शन हुए, वहां कांग्रेस की बड़ी बुरी तरीके से हार हुई। अब आने वाले जो विधानसभा इलेक्शन होंगे, कांग्रेस किस हिसाब से अपने आप को प्रोजेक्ट करेगी पब्लिक में, अगर मैं रियासी डिस्ट्रिक्ट की बात करूं? देखिए, कांग्रेस का अगर वोट परसेंटेज देखें तो काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने टक्कर दी, हर एक सीट के ऊपर टक्कर दी इन्होंने। रियासी के अंदर हमने अलायंस किया, अपने लेवल पे अलायंस किया, पार्टी के ऊपर हिदायत थी, यहाँ पे हमने अलायंस किया, यहाँ पे हमने सीट निकाली। ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, हमने ऐसे इलाके से एक सीट निकाल के लाए हैं जहाँ पे मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हम उसको कहेंगे कि वो एक बहुत बड़े लीडर की एक एरिया था, कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसकी, तो वहाँ से भी हमने सीट निकाल के लाए हैं। तो कहने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी के लिए नो डाउट कि बहुत टफ टाइम चल रहा था, उसके बावजूद भी हर एक जगह जो है हमने जो हमारी वोट परसेंटेज देखी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही। आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा जो लोगों के जो मसले हैं हम उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम उन लोगों को ये क्लियरली बोल रहे हैं कि अपना नुमाइंदा चुन के लाओ जो आपकी बात करे, कोई डम्मी कैंडिडेट नहीं लाओ जो कि सिर्फ वहां जाके विधानसभा में जाके बैठे और आपकी बात ना करे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रातों रात जो ये काले कानून जो लोगों के लिए ला रहे हैं, मैं साफ शब्दों में कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी अगर आती है
तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं और मैं पूरा आश्वासन देता हूं कि जितने ये काले कानून जो हैं, जो लोगों के लिए दिन प्रतिदिन मुसीबतें बना रहे हैं, आम जनता के लिए मुसीबतें बना रहे हैं, तो उनको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। चाहे वो एम्प्लॉयमेंट को लेके बात हो, चाहे वो डेवलपमेंट के इश्यूज के बात लेके बात हो, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने की बात हो, क्योंकि रियासी जो है, मैं बताना चाहूंगा जुगल किशोर शर्मा जी के टाइम पे हमारा रियासी जो है टूरिज्म को लेके बहुत ज्यादा डेवलप हुआ। आप देख लीजिए, चाहे वो शिवखोड़ी को लेके बात हो, रियासी में जनाना पार्क की जो हालत थी वो सब जानते हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट हुई। कटरा में कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, आप जब एंटर करते हैं तो तभी से रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक 4 चांद जो है जुगल किशोर शर्मा जी ने लगा दिए थे। आप शिवखोड़ी की बात कर लीजिए, वहाँ पे बोर्ड बनाया गया, वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट की गई। यहाँ पे हमारा सियाड़ बाबा जो है, इसको कोई नहीं जानता था उससे पहले, वहाँ पे एक टूरिज्म इसको डेवलप किया गया, टूरिज्म सेक्टर उसको बनाया गया कि रियासी के अंदर हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम अगर उसको इस्तेमाल करें, प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें, तो हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट जो है पूरे ऐसे मतलब सोने चांदी की जैसे हम कहेंगे, इतने खजाने हमारे पास। यहाँ पे आप रेलवे के प्रोजेक्ट देख लीजिए कितने हैं, मगर हमारे पास एम्प्लॉयमेंट देख लीजिए जीरो। हमारे पास यहाँ पे श्राइन बोर्ड है, यहाँ पे नारायण है, यहाँ पे शिवखोड़ी है, मगर एम्प्लॉयमेंट देखो जीरो। यहाँ पे हमारे इतने माइंस एंड मिनरल्स हैं, मगर आप विलेजेस की तरक्की देखिए जीरो, क्योंकि उनको उसमें शेयर नहीं दिया गया। पंचायतों को माइनिंग एंड मिनरल्स में जो है वहां का शेयर होना चाहिए। वो शेयर किसी सरपंच का घर का शेयर नहीं होगा जनाब, वो शेयर होगा उस गांव की डेवलपमेंट के लिए। अब जब कांग्रेस आती है तो कांग्रेस ये सब करेगी? मैं आपको पूरा बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने झूठे वादे कभी नहीं किए। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, पर्टिकुलरली रियासी डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूं। रियासी डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस का टेन्योर में कांग्रेस को सिर्फ जनाब 6 साल काम करने का मौका मिला। 6 साल, वो भी पूरे तरीके से एज ए कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, मैं कहूंगा बीच में कुछ गड़बड़ी होगी, पार्टी ने हमें धोखा दे दिया। दूसरी जो हमारी जो पार्टी थी उन्होंने धोखा दे दिया। अदर कौन सी पार्टी थी दूसरी आपकी? हमारे पास साथ जो ये पीडीपी की जो सरकार थी, उन्होंने हमें जो ये धोखा दिया, उसकी वजह से मतलब हम अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाए। मगर उसके बावजूद भी आप कांग्रेस के टाइम पे जो उन्होंने तरक्कियां की हैं, जिस मुकाम पे रियासी डिस्ट्रिक्ट को पहुंचाया है, और आप उसके बाद जितने भी एमएलए बने हैं आप उनसे कंपैरिजन कर लीजिए। मैं आपके मीडिया के माध्यम से जनता को बोलूंगा, अपने माइंड को टटोलिए, अपने माइंड पे जोर डाल के सोचिए कि जो काम उस वक्त हुए, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट को लेके हो, चाहे वो डेवलपमेंट को लेके हो, चाहे जिस मर्जी इश्यूज पे हो, जैसे स्कूल बनाए, कॉलेजेस बनाए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सबसे बड़ी देन जो है रियासी के लोगों के लिए कि रियासी डिस्ट्रिक्ट यहां पे आया। अब किसी भी एंगल से इसको कंपेयर कर लीजिए, और उसके बाद चाहे जितने मर्जी एमएलए आए, आप उनके काम को कंपेयर कर लीजिए। मैं कहूंगा कि मुकाबला ही नहीं होता जनाब। साली साहब, लास्ट मेरा सवाल रहेगा, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, खासकर जम्मू की बात करें, तो आप कांग्रेस को रियासी डिस्ट्रिक्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसी से नहीं छुपा है कि 2 ग्रुप हो चुके हैं। मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा, जवाब चाहूँगा कि आप एक्सप्लेन ना करते हुए सिर्फ नाम ही लें, जीए मीर या गुलाम नबी आज़ाद। अब इसका जवाब जो है, जवाब इस तरीके से बनता है इसका कि फॉर द प्रेसिडेंट कैंडिडेट और फॉर द सीएम कैंडिडेट। आपका क्वेश्चन जो है ये अधूरा है, इसलिए मैं इस जवाब को पूरा करूंगा कि जीए मीर साहब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। जीए मीर साहब ने हमारे, मैं कहूंगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप जो हमारा कहीं ना कहीं कई जगहों पे जो थोड़ा वीक चल रहा था, उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को पूरे तरीके से कंप्लीट किया। वो जम्मू के हर एक इलाके में एज प्रेसिडेंट वो ठीक, एज प्रेसिडेंट मैं कहूंगा उनकी बड़ी अच्छी वर्किंग है और बड़े अच्छे से वो काम कर रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर हम गुलाम नबी आज़ाद साहब को देखते हैं अगर, तो फॉर मी मतलब क्योंकि अब मैं जो है, मेरा कोई उनको वोट नहीं डलेगा कि मैं उनको बोलूंगा कि आप सीएम कैंडिडेट रहेंगे, बट एज ए आम जनता, मैं एज ए प्रेसिडेंट बात नहीं करूंगा, आम जनता अगर मेरी अगर चॉइस रहेगा अगर सीएम कैंडिडेट के लिए, तो श्योरली गुलाम नबी आज़ाद साहब, कीपिंग इन व्यू कि जो उन्होंने अपना बड़ा एक शॉर्ट पीरियड जो यहाँ पे दिया और इतनी तरक्कियां कराई हैं, इतने काम किए हैं, और हम उनके कर्जदार। पर्टिकुलरली मैं रियासी की बात करूंगा कि रियासी की जनता जो है बहुत प्यार करती है और उनकी कर्जदार है। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट कांग्रेस के अजय सलालिया जी, एडवोकेट अजय सलालिया। इनका साफ कहना है कि कांग्रेस में कोई फ्रिक्शन नहीं है, सिर्फ अपने अपने काम करने का तरीका है और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में भी कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन ये बात किसी से छुपी नहीं है कि कई दिग्गज नेता कांग्रेस के अलग अलग पार्टीज में पिछले 2 साल में शामिल हुए हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कांग्रेस का खासकर जम्मू कश्मीर में वीक हुआ है। लेकिन जो यूथ प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस रियासी के, वो बिल्कुल श्योर हैं कि आने वाले टाइम में कांग्रेस ही यहाँ सरकार बनाएगी और जो गैप डेवलपमेंट का और सिविल सोसाइटी का पड़ चुका है वो पूरा होगा और लोगों को अलग अलग जगह, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में नौकरियां मिलेंगी। आप बने रहिए द नॉर्दर्न हेराल्ड के साथ। मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ।